आखिर क्यों उस तरफ से धमकियां आती रहती हैं और आप इस तरफ से जवाब देते रहते हैं? ये क्या सिलसिला है? आप ये देखना, विधानसभा चुनाव के बाद दिन रात इनके सपने में कर्मचारी नजर आएंगे कि इनसे पंगा ना लिया होता तो शायद तीसरी बार कुर्सी मिल जाती। पहले तो सुना करते थे कि पक्के रोजगार की गारंटी, ये पहली बार सुना है कि कच्चे रोजगार की गारंटी, कि आपको 58 साल तक कच्चा रखेंगे, आपका ऐसे ही शोषण करते रहेंगे। और इस बात को बड़े गर्व के साथ बता रहे हैं। विधानसभा में उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़े। वो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते थे कि पेंशन तो केवल नेताओं की बपोती है। और ये नायब सिंह सैनी जी को फंसा गए, और फंसा क्या गए, ये तो गुरु चेला वाली बात होगी। ये तो उन्हीं की भाषा बोलना इन्होंने शुरू कर दिया। कई बार लोग कहते थे कि ये तो खट्टर से तो बहुत नरम आदमी है, लेकिन मेरे को पता चले तो उसी लाइन पे चल पड़े। जो ये मानसिकता लेकर दोबारा 5 साल बाद ये आएगा कि हम पुरानी पेंशनों को खत्म करेंगे, जब हम उनको बदल सकते हैं तो हम उनको उगने से पहले भी खत्म कर सकते हैं। नमस्कार, द ए न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और आज हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं एक ऐसे खास शख्स जो हमेशा अपने आवाज को लेकर बुलंद रहते हैं और साथ ही साथ हमेशा कर्मचारियों के लिए आवाज बुलंद करते रहते हैं। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो कहीं भी हो, इनको अगर एक आवाज दी जाती है कर्मचारियों के लिए तो ये दौड़े चले आते हैं। शायद आपने नाम सुना होगा। स्वागत है आपका विजेंद्र सिंह धारीवाल जी, जो कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष है। तो सबसे पहले आपसे बातचीत हम शुरू करें, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कर्मचारियों को चाहिए क्या? क्योंकि हमने यूपीएस देख लिया, एनपीएस देख लिया, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो ओपीएस पे अटके हुए हैं। आखिर ऐसा क्या है ओपीएस में? स्नेहा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल एयर न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो समय समय पर हमारे मुद्दों को और कर्मचारियों की मांगों को जनता के सामने और सरकार के सामने रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अब बात आपने की कि हमें चाहिए क्या जी। कर्मचारी इतिहास, अगर आंदोलनों का इतिहास अगर हम देखते हैं तो कर्मचारी आंदोलनों का इतिहास ही मांग और मुद्दों का इतिहास रहा है। हमारी कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी कर्मचारी संगठनों की या कर्मचारी नेता की आज तक नहीं रही। हमेशा कर्मचारी मुद्दों के लिए लड़ता है, जनता के मुद्दों के लिए लड़ता है, अपने मुद्दों के लिए लड़ता है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए लड़ता है जी। अब बात आती है एनपीएस की। एनपीएस जब 2004 में शुरू की गई तो ये कर्मचारियों को केंद्र बिंदु लाकर नहीं की गई थी। ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को और राजनीतिक घरानों के अपने फायदों के लिए शुरू की गई थी। ये बाजार आधारित नीति है जिसमें डायरेक्ट रूप से, कानूनी रूप से कर्मचारियों का पैसा और आम जनता के टैक्स पेयर का पैसा सरकारी खजाने से शेयर मार्केट और बड़े बड़े पूंजीपतियों के व्यापार में इन्वेस्ट किया जाता है। और इस पॉलिसी में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वो पैसा तो दिया जाएगा लेकिन उसकी वापसी की गारंटी सरकार नहीं लेगी। उसकी वापसी का कोई दबाव उन जिन कंपनियों में इन्वेस्ट होगा उन कंपनियों के ऊपर नहीं होगा जी। उसी को लेकर हमारी ये लड़ाई है। हमारी लड़ाई है पूंजीवादी व्यवस्था से निकलकर दोबारा से समाजवाद की तरफ बढ़ना, दोबारा से आम जनता के लिए लाभ की नीतियां लाने की तरफ बढ़ना। और हमेशा एक इतिहास रहा, आपने कभी भी सुना हो कि जब भी किसी पुरानी नीति को खत्म किया जाता है तो उससे बेहतर नीति लाई जाती है। ये पहली बार हुआ कि जो पहले नीति थी जिसको हम पुरानी पेंशन का नाम देते हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा बदतर नीति लाई गई, जिसका आज कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, जिसका आज आम समाज विरोध कर रहे हैं और जिसका आज ये सामाजिक मुद्दा बन गया है। सामाजिक मुद्दा बनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो यूपीएस लाई गई है वो आप लोगों के हितों में हो, आप लोग समझ ही ना पा रहे हो? जैसे मोदी जी ने 3 किसान कृषि कानून लाए थे तो उन्होंने बोला था कि आप लोग समझ नहीं पाए, वो तो आपके फायदेमंद ही था। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, ये पहली सरकार ऐसी आई है जी जो भी नीति लेकर आती है, जिस वर्ग के लिए नीति लेकर आती है उस वर्ग को ही समझ में नहीं आती जी। ये इनको तो समझ में आती है ये। और मैंने तो हमेशा सुना है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जी। और जो चीज़ें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों को समझ में आ गई वो शायद हमारे जैसे जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है या अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े, हमारे समझ के बाहर की चीज़ें हैं। और इसीलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई नीति बनाई जाए, जिस वर्ग के लिए बनाई जाए, उससे सुझाव लिए जाए, उससे बातचीत करके नीतियाँ बनाई जाए। लेकिन नीतियाँ ये बड़े बड़े पूंजीपति घरानों में नीतियाँ तय होती हैं क्योंकि उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उनको लाभ जाता है और जनता को उसको कोई लाभ नहीं है।
इसीलिए इसका विरोध ज़्यादा होता है। आपने एक स्टोरी भी शेयर की थी, रील भी शेयर की थी, हमारी चैनल की थी, इसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जिक्र है शायद। तो खैर आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, जैसे हरियाणा में इतनी मांग कर रहे हैं आप, आपने इतनी रैली भी निकाली है, 3 बड़ी रैली निकाली हुई है, साइकिल यात्रा की हुई है, क्या लगता है ये संघर्ष कहाँ तक चलेगा और कितना लंबा चल सकता है? देखिए, जब हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के आंदोलन की शुरुआत की, जी हम सबसे पहले कर्मचारियों के बीच में गए, कर्मचारियों को हमने अपना मुद्दा समझाया, जी कर्मचारियों को ये मुद्दा समझ में आया और हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी अधिकारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ खड़ा हुआ। आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति जब भी कोई कॉल देती है, जब भी किसी आंदोलन की घोषणा करती है, आपने देखा हो हजारों हजार कर्मचारी उनके साथ आ जाते हैं। ये एक विश्वास है कर्मचारियों का, क्योंकि उनको लगता है कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति उनके भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रही है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य की लड़ाई लड़ रही है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति जो हमारे सरकारी संस्थानों को निजीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है, बड़े बड़े अदानी अंबानी को उनको बेचा जा रहा है, उनको बचाने की लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए आज लोग हमारे साथ हैं। और निश्चित तौर पर जब भी कोई जन आंदोलन खड़ा होता है, जब भी जनता के मन की आवाज़ खड़ी होती है, जब तक वो मांग पूरी नहीं हो जाती, वो आंदोलन चलते रहेंगे। और अब सरकार चाहे एनपीएस लेकर आए, चाहे यूपीएस लेकर आए, वो उसका समाधान नहीं है। हम पहले दिन से कहते आए हैं कि कोई बीच का रास्ता आप छोड़िए, इसमें संशोधन करने की बात छोड़िए, आप ज्यों की त्यों पुरानी पेंशन बहाल कीजिए। इससे देश का भी फायदा है, प्रदेश का भी फायदा और कर्मचारियों का भी फायदा है। लेकिन कब तक आप इस जिद पर अटके रहेंगे, क्योंकि कभी तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, जिद तो उन चीज़ों की होती है जो नाजायज़ हो। हमारी तो जायज़ मांग है और जायज़ मांग की कभी जिद नहीं हुआ करती। जायज़ मांग को मानना हर सरकार का दायित्व बनता है। ये तो हमारा संविधान कहता है कि जब भी कोई जनता की आवाज़ उठे, तभी तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है। नहीं तो राजतंत्र हमारे यहाँ पहले चलता है। तो राजतंत्र को खत्म करने की क्या जरूरत थी कि राजा के बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा चलता रहेगा। लोकतंत्र इसलिए था कि अगर कोई तानाशाह आपके ऊपर राज करने लग जाए, गलती से कोई गलत व्यक्ति आप द्वारा चुन लिया जाए, तो 5 साल बाद अपने वोट की ताकत से आपको उसको बदलने का काम करे और ऐसे व्यक्ति को लोकसभा या विधानसभा भेजने का काम करे जो जनता की आवाज को सुने। इसीलिए हमारे आपने जेपी आंदोलन सुना होगा, अन्ना हजारे आंदोलन सुना होगा, देवीलाल जैसे हमारे जननायक जो हरियाणा के हुए हैं उनको सुना होगा। वो जनता की आवाज को लेकर आगे बढ़े तो इतनी दूर तक पहुंचे। और जिन्होंने जनता की आवाज को नहीं सुना, आज तक बड़े बड़े तानाशाह होके जा लिए। हरियाणा में भी इतिहास है जो कहा करते थे सड़क की मरोड़ और मास्टरों, सड़क के मोड़ और मास्टरों की मरोड़ खोदेंगे। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। उनको, उनके परिवार को आप देख लीजिए कहाँ पर आज स्टैंड करते हैं। तो जनता की आवाज़ हमेशा बड़े बड़े तानाशाहों को झुकाने का काम करती है। और अब भी जो इनके ऊपर राज का नशा है, उस राज के नशे को भी उतारने का ये कर्मचारी काम करें। ठीक है, केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूँ तो वो तो दूसरी चीज़ है, लेकिन अगर मैं हरियाणा सरकार की बात करूँ तो हमने देखा है कि किस तरीके से आप चाहे पूर्व सीएम रहे हों खट्टर जी, चाहे अभी फिलहाल के मुख्यमंत्री रहे हों सैनी जी, दोनों लोगों से पंगा लेने का काम आपने किया है, आपने उनको जवाब देने का काम किया। आखिर क्यों उस तरफ से धमकियाँ आती रहती हैं और आप इस तरफ से जवाब देते रहते हैं, ये क्या सिलसिला है? देखिए, 5 साल तक इन्होंने किया क्या? आजकल नॉन स्टॉप का नारा बड़ा चल रहा है जी। तो नॉन स्टॉप इन्होंने बड़े काम किए। किसान मांग मानने गया तो नॉन स्टॉप लाठियां बरसाने का काम किया। मजदूर अपने लिए मजदूरी मांगने गया तो उनके ऊपर नॉन स्टॉप लाठियां बरसाने का काम किया। व्यापारी गया तो व्यापारी के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया। सरपंच गए तो सरपंचों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया। कर्मचारी गया तो कर्मचारियों के ऊपर लाठियां बरसाने का। इन्होंने नॉन स्टॉप पूरे 10 साल लाठियां ही बरसाई हैं। और इनके, मैंने जैसे बताया कि सत्ता का नशा इनके दिमाग पे चढ़ा हुआ है। और ये तो चुनाव आचार संहिता है, ये सबसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी है। अगर नायब सिंह सैनी जी का जो बयान आप देखेंगे या लोकसभा चुनाव के दौरान मनोहर लाल खट्टर जी के बयान को देखेंगे तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से इन बयानों की समीक्षा करे तो किसी भी वर्ग को चुनाव के दौरान ना धमकाया जा सकता, ना डराया जा सकता, ना कोई प्रलोभन दिया जा सकता। ये कर्मचारी वर्ग को दबाने की कोशिश की जा रही है, कर्मचारी वर्ग को डराने की कोशिश की जा रही है। और जब हम नेतृत्व कर रहे हैं, कर्मचारी वर्ग का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि उनका जवाब दिया जाए और निडरता से जवाब दिया जाए। और वही जवाब हमने पहले मनोहर लाल जी को भी दिया था, वही जवाब नायब सिंह सैनी जी को भी दिया था और आपके चैनल के माध्यम से भी
मनोहर लाल जी को, नायब सिंह सैनी जी के, उनके जितनी भी लीडरशिप है, जिनके भी दिमाग पे सत्ता का नशा है और जो चाहते हैं कि धमकियां देकर कर्मचारियों को दबा देंगे, तो ये कर्मचारी उस सत्ता के नशे को भी उतारने का काम करेंगे, आपको कुर्सी से भी उतारने का काम करेंगे। और आप ये देखना, विधानसभा चुनाव के बाद दिन रात इनके सपने में कर्मचारी नजर आएंगे कि इनसे पंगा ना लिया होता तो शायद तीसरी बार कुर्सी मिल जाती। लेकिन आपको नहीं लगता कि कर्मचारी वर्ग को थोड़ा हल्के में लिया जा रहा है, तभी खुले मंच से इस तरीके की बात कही जा रही है? अगर हल्के में लिया जाता तो इस तरह की धमकियां ना दी जाती। इनको ये पता है कि आज अगर उनका कोई नुकसान कर सकता है, आज उन्हें अगर कोई सत्ता विहीन कर सकता है, तो वो केवल कर्मचारी वर्ग है। हमेशा उसी को डराया धमकाया जाता है जिससे हारने का डर होता है। जी। तो इसीलिए ये कर्मचारियों को टारगेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि कर्मचारी आपको बाहर करेगा। लोकसभा चुनाव में देख लीजिए जी। 10 की 10 सीटों का दावा कर रहे थे और जब फरवरी में चुनाव हुआ वाकई में ये 10 सीटें जीत रहे थे, लेकिन जब कर्मचारियों के साथ इन्होंने भिड़ने का काम किया, हमारी मांग ओपीएस को पूरा नहीं किया और हमने वोट फॉर ओपीएस की जो हमारी मुहिम को जनता तक ले जाने का काम किया, तो 10 से 5 पर लाकर खड़े कर दिए। आज वही डर नायब सिंह सैनी जी को सता रहा है। वो सोच रहे हैं कि धमकी देकर इनको थोड़ा शांत कर दें, लेकिन ये धमकी दे, ये हरियाणा है जी। और हरियाणा में आप प्यार से तो किसी को मना सकते हो, धमकी देके तो उनको अपना और ज्यादा विरोधी बना लोगे। और हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी अधिकारी निश्चित तौर पर इस धमकी का जवाब अपने वोट की ताकत से देगा, अपने मुद्दे के लिए वोट करके देगा। ठीक है, अभी फिलहाल अगर हरियाणा में विधानसभा चुनाव चूंकि चरम पर है, उनकी हलचलें भी आप देख ही रहे होंगे, लेकिन मैं भी ग्राउंड में जा रही हूँ, सर्वे कर रही हूँ, तो पता चल रहा है कि ओपीएस कितना बड़ा मुद्दा हो चुका है। तमाम मुद्दों में जब हम पूछते हैं लोगों से कि आप वोट किन मुद्दों पर करेंगे, तो उसमें ओपीएस निकल कर आता है। और आपने भी हैशटैग वोट फॉर ओपीएस मुहिम चला रखी है। क्या लगता है ये ओपीएस कितना प्रभाव डालेगा, किस तरीके से नतीजों पर प्रभाव डाल सकता है? देखिए, ओपीएस आम जनता का मुद्दा है। जैसे मैंने बताया पहले, अगर जिस भी व्यक्ति ने इस मुद्दे की समीक्षा नहीं की तो उसको ये लगता है कि ये कर्मचारी का मुद्दा है, लेकिन ये कर्मचारी का नहीं है। ये उस गरीब किसान का मुद्दा है जो अपने बच्चे को महंगी शिक्षा दिलाकर ये चाहता है कि उसको कोई अच्छा रोजगार मिले, उसको सरकारी रोजगार मिले और उसको रोजगार के साथ साथ बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा, पुरानी पेंशन का लाभ भी मिले। ये छोटे दुकानदार का मुद्दा है जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सरकारी सेवा में भेजना चाहता है। ये मजदूर का मुद्दा है जो कठिन मेहनत करके कड़ी धूप में, बारिश में मजदूरी कर करके अपने बच्चों को सरकारी सेवा में लाना चाहता है। तो ये उस आम जनता का मुद्दा है, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, कर्मचारी का। इसलिए हर व्यक्ति इस मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात है, हरियाणा में अगर बात करें तो 2 लाख कर्मचारी सीधे तौर पर इससे प्रभावित होते हैं। और वो कर्मचारी नहीं है, वो 2 लाख परिवार हैं। उनके साथ साथ हमारे पुरानी पेंशन के जो कर्मचारी हैं 1 लाख के आसपास, उनका भी ये मुद्दा है। कल उनके बच्चे भी सरकारी सेवा में आएंगे। उसके अलावा जो हमारा कच्चा कर्मचारी है जिनके साथ इन्होंने भद्दा मजाक करने का काम किया, ये प्रचार तो कर दिया कि हम उनको परमानेंट करेंगे, उनको रेगुलर करेंगे, लेकिन किया क्या? कच्ची नौकरी की भी कोई गारंटी देता है? ये पहली बार हमने सुना है। पहले तो सुना करते थे कि पक्के रोजगार की गारंटी, ये पहली बार सुना है कि कच्चे रोजगार की गारंटी, कि आपको 58 साल तक कच्चा रखेंगे, आपका ऐसे ही शोषण करते रहेंगे। और इस बात को बड़े गर्व के साथ बता रहे हैं। वो भी हमारे सारे कच्चे कर्मचारी चाहते हैं कि उनका रोजगार पक्का हो और उनको भी पुरानी पेंशन का लाभ मिले। तो ये सारा वर्ग, सारा समाज मिलकर निश्चित तौर पर ओपीएस के लिए वोट भी करेगा, ओपीएस के लिए हमारा साथ भी देगा और ऐसी सरकार बनाने का काम करेगा जो पहली कैबिनेट के अंदर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। ठीक, अगर हरियाणा में मैं बात, हरियाणा क्या पूरे देश में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा कर्मचारी नेता नहीं है जो बहुत ज़्यादा बुलंदी से आवाज़ उठाता रहा हो या संसद तक पहुंच पाया हो। तो इस बार क्या लगता है, हरियाणा में किसी पार्टी पर आप भरोसा कर रहे हैं या अपने किसी नेता को तैयार कर रहे हैं? किस तरीके की राजनीतिक रणनीति है आपकी? देखिए, कर्मचारी हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ता रहा जी। कर्मचारियों ने हमेशा समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया, लेकिन कभी भी कर्मचारी राजनीतिक तौर पर उस दिशा में नहीं गया आज तक। आप क्यों नहीं गया, वही सवाल है मेरा। देखिए, बात वही है जी। कर्मचारियों से एक उम्मीद की जाती है कि आपको मुद्दा बताएंगे जी, ये मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो राजनीतिक तौर पर भी विधानसभा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई पार्टी आपका साथ नहीं दे रही है या आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, किसी को तो नेतृत्व करना पड़ेगा। देखिए, वो अभी उस विषय पर हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारी फिलहाल मुद्दे की लड़ाई है जी। हमारी जो ओपीएस की लड़ाई है वो 2 लाख परिवारों के भविष्य की लड़ाई है। हमारी जो ओपीएस की लड़ाई है आने वाली युवा पीढ़ी की लड़ाई है।
सबसे पहले हम चाहते हैं उन 2 लाख परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा रास्ता खुले, पुरानी पेंशन का लाभ मिले, उनके लिए सरकारी रोजगार के रास्ते खुले, उनका भविष्य सुरक्षित हो। बाकी चीजें तो ये बहुत बाद की चीजें आ जाती हैं। लेकिन फिर भी किसी पार्टी का साथ मिल रहा हो आपको? देखिए, पार्टी तो विपक्ष हमारे साथ खड़ा है जी, और ये लोकतंत्र के अंदर बड़ी अच्छी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर सत्तासीन दल तानाशाही पर उतर आए, आम जनता के ऊपर लाठी डंडे का प्रयोग करने लगे, तो विपक्ष उनकी मजबूत आवाज़ बन के खड़ा हो जाता है। ये लोकतंत्र की बड़ी अच्छी खूबसूरती है। और मैं हरियाणा के लिए तो बड़े गर्व से ये कह सकता हूँ कि हरियाणा में विपक्ष नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगातार हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए भी, लोकतंत्र के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी एक सुखद। आपको भी भरोसा है? नहीं, भरोसा तो करना पड़ेगा। और भरोसा, लोकतंत्र में भरोसा ही सबसे बड़ी चीज है। जब हम मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं तो भरोसा हमें कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात, उनके ऊपर भरोसा इसलिए भी बनता है कि उन्होंने राजस्थान में पुरानी पेंशन को बहाल करवाने का काम किया, उनके दल ने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन को बहाल करवाने का काम किया, झारखंड में पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया, उनके गठबंधन की सरकार थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। और हिमाचल तो हमारा गर्व है। उस टाइम मैं हिमाचल का प्रभारी हुआ करता था जब वहाँ आंदोलन हमारा चल रहा था। वहाँ पर भी वहाँ के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी विधानसभा में उन्होंने ये बयान दिया था कि अगर कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़े। वो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते थे कि पेंशन तो केवल नेताओं की बपोती है। विधानसभा का घेराव हमने कर रखा था और उसी विधानसभा के बाहर घेराव के दौरान हमने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपको विपक्ष में बैठाने का काम जरूर करेंगे। और जो ये कहा करते थे कि रिवाज बदलेगा और दूसरी बार हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, केवल 1% वोट से उनकी सरकार चली गई। और उसके बाद वो पंचकुला के ये बयान दे के गए थे कि हिमाचल में अगर कोई मुद्दा था तो केवल और केवल ओपीएस की वजह से सरकार गई और हरियाणा में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और यही बात हम मनोहर लाल खट्टर जी को समझाया करते थे। उनके ऊपर तो इतना दबाव बन गया कि 6 महीने पहले भागना पड़ा उनको। और ये नायब सिंह सैनी जी को फंसा गए और फंसा के गए। ये तो गुरु चेला वाली बात होगी। ये तो उन्हीं की भाषा बोलना इन्होंने शुरू कर दिया। कई बार लोग कहते थे कि ये तो खट्टर से तो बहुत नरम आदमी है, लेकिन मेरे को पता चले तो उसी लाइन पे चल पड़े। अब जब उस लाइन पे चले हैं तो निश्चित तौर पर अब ये 20 दिन का समय बच गया। 20 दिन बाद ये हमारी तरह आम आदमी बनकर रहेंगे और हमारी ओपीएस भी बहाल होगी और ऐसी सरकार बनेगी जो पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन को बहाल करे। तो आपने राजस्थान का भी उदाहरण दिया, हिमाचल का भी उदाहरण दिया। इससे आप हरियाणा, बेसिकली हरियाणा क्या सीख लेता है? क्योंकि 5 साल बाद हो सकता है फिर सरकार बदल जाए। अगर बाई चांस आप कह रहे कांग्रेस ने बोला है, आपको वादा किया है कि पहली कैबिनेट में ही आपका काम किया जाएगा, तो 5 साल बाद अगर दोबारा सरकार बदलती है तो क्या भरोसा है? क्या आपको भरोसा है कि आपके जो ओपीएस है वो दोबारा से हटाई नहीं जाएगी? देखिए, हरियाणा सीख नहीं लेता, हरियाणा तो उदाहरण पेश करता है जी। किसान आंदोलन लीजिए, अगर किसान आंदोलन सफल हुआ तो केवल हरियाणा की वजह से हुआ। हरियाणा जब भी लड़ाई लड़ता है, हरियाणा का व्यक्ति जब भी लड़ाई लड़ता है वो सीधे टकराव की लड़ाई लड़ता है, वो हाथ जोड़ने की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता जी। और जब भी कोई सरकार उनके ऊपर तानाशाही करने की कोशिश करे, उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा, तो हरियाणा का गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसके ऊपर मुखर होकर जवाब देने की हिम्मत रखता है। तो अभी तो हमारी जो लड़ाई है कि पहली कैबिनेट में नई सरकार बना के पुरानी पेंशन को बहाल करवाने की है। और निश्चित तौर पर जो ये मानसिकता लेकर दोबारा 5 साल बाद ये आएगा कि हम पुरानी पेंशनों को ख़त्म करेंगे, जब हम उनको बदल सकते हैं तो हम उनको उगने से पहले भी ख़त्म कर सकते हैं जी। तो ऐसा कभी मौका आएगा नहीं। तो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश का एक एक व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारी मजबूत है और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा और ओपीएस को बहाल भी करवाएगा और आगे भी इसको बनाए रखेगा। ठीक है, बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन अभी जैसे मैंने जिक्र भी करा था कि तमाम कर्मचारियों की एक आवाज़ पर आप चले जाते हैं और आपने भी जिक्र करा कि आपके पास 2 लाख परिवारों का परिवार है। तो इतना बड़ा परिवार होने के साथ साथ क्या हम आपको आगे आने वाले समय में सक्रिय राजनीति में भी देख सकेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो हमारी बड़ी लंबी नौकरी पड़ी है। 2044 में मेरी रिटायरमेंट है। अभी तो हमें जो नौकरी मिली है वो नौकरी करनी है। जो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओपीएस को बहाल करवाकर उस ओपीएस का सुख भी लेना है। पहले वो पेंशन लगवानी है, उसके बाद वो भविष्य अभी बहुत दूर है, उसके बारे में ना तो हम आज श्योर हैं
और ना ही अभी हमारी ऐसी कोई सोच है कि हमें उस तरफ बढ़ना है। आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए थे विजयेंद्र सिंह धारीवाल जी, जिन्होंने लगातार कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद किया है। इनकी क्या कुछ राय थी वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।